हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4A को। ठीक है, पर एक्चुअल में पार्ट 4A होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A? वो है हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखिए, जब फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल टर्म हमने जाना था कि जो चीज एकदम मूलभूत होती है, जो ओरिजिनल होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से होती है। पर क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्टिंग से थी? क्यों नहीं थी? क्या चीजें इनको जोड़ने के लिए बाध्य बनाती है, मतलब किन कारणों से हमें इन्हें जोड़ना पड़ा, इन सबको आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जानने से पहले ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं रखा गया था। हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ठीक है, पर फिर भी इसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। और दूसरी बात कि ये बाद में क्यों जोड़ा गया, शुरू से क्यों नहीं था? तो देखिए, इसका कारण है, जब हम हिस्ट्री में पहले जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमें पता है कि बिफोर 20वीं सदी या उससे पहले क्या था, ज्यादातर हम देखेंगे किंगडम्स हुआ करते थे यानी राजतंत्र। ठीक है, आज हम लोकतंत्र हैं, पर पहले राजतंत्र हुआ करते थे। तो जब राजतंत्र होता था यानी कि सर्वोच्चतम पद यानी सबसे ऊपर, सर्वे सर्वा कौन होगा? द हाईएस्ट पोजीशन। तो जो ऑर्डर पास किया जाता था किंग के द्वारा, वो क्या होता था? वो फॉलो करना कंपलसरी होता था, कंपल्शन होता था। तो ये किंग जो ऑर्डर दिया, ये पब्लिक को फॉलो करना उनकी ड्यूटी होती थी। ठीक है, तो हमने सबने जाना कि देखिए ड्यूटी है, और शुरू से हम क्या कर रहे हैं? फॉलो करवा रहे हैं। तो राजतंत्र में क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो जब कोई भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है यानी कि हम किसी चीज में बंधे हुए हैं, हमारा कोई अपना अधिकार यहाँ नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना होता था। ये लोग उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, कि कोई भी ऑर्डर अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे, पर अब कर सकते हैं। आज डेमोक्रेसी में हम ये चीजें कर सकते हैं। हम बदल सकते हैं अपने नेता हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम बदल सकते हैं जब चाहे तब। मतलब हर 5 साल का चुनाव में हम अपना वोट कास्ट करके अगर हमें उनके काम पसंद नहीं है तो बदल, क्या पहले हम बदल पाते थे? नहीं ना। तो इन्हीं कारणों से क्या होता था कि हमें ये लगने लगा कि जो ड्यूटीज होती हैं वो क्या करती है? लोग को कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कॉन्सेंट्रेट करती है एक जगह पे, सिकुड़ाती है। ठीक है, उनको पूरी तरह से बढ़ने में मददगार साबित नहीं होती है। हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो किसी इंसान को ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करते हैं। किसी भी अधिकार के द्वारा आपका उन्नत क्या होगा? विकास होगा। परंतु ड्यूटीज अगर सिर्फ आपको दी जाए तो आप हमेशा बाध्यकारी होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो उनका आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले के अपेक्षा जब हमने अपना संविधान अपनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार में ओरिजिनल में बोला कि पहले राइट्स देते हैं, ठीक है, अधिकार देते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं उनका, उसके बाद हम उनके ऊपर ड्यूटीज बताएंगे उनकी। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियल फेज में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं ली। उम्मीद करता हूं समझ आ गया हो क्यों हमने नहीं ली। ठीक है, इसका एक और पक्ष बताता हूं मैं आपको। देखिए, जब हमने ये देख लिया कि क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो संविधान के निर्माता थे उनका ये मानना था कि जैसे जैसे हम लोगों को राइट्स देंगे ना, और राइट्स के साथ उनका डेवलपमेंट होगा, तो ही वो लोग ड्यूटी फॉलो कर पाएंगे। पर गांधीयन आइडिया और अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोनों इससे विपरीत बात करते थे। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि अगर हर इंसान अपना ड्यूटी फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरे का राइट बन जाएगा। देखिए बताता हूं कैसे। मतलब गांधी जी का फिलॉसफी था कि फंडामेंटल ड्यूटी इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट। देखिए, अगर आपका ड्यूटी है कि आपको अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखना है, अपने आसपास सफाई रखनी है,
ठीक है, तो ये आप अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं, तो जो उस रोड से जो गुजर रहा है उन सबको क्या मिलेगा? साफ हवा मिलेगी, साफ पर्यावरण मिलेगा, साफ वातावरण मिलेगा, आसपास की चीजें साफ मिलेंगी। तो ये आपने ड्यूटी की, पर दूसरे का तो अधिकार हो गया ना। अधिकार में क्या पढ़ा था हमने कि साफ हवा, साफ पानी, सब चीजें मिलनी चाहिए। तो ये साफ हवा और साफ पानी मिलेगी ना। तो इसी तरीके से आप कुछ और ड्यूटी करते हैं तो किसी और का वो राइट बन जाता है। ये कहना था गांधी जी का। तो उनका कहना था कि अगर हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरों के लिए राइट्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं राज, स्वराज, ठीक है, खुद का राज। और खुद का राज कब होगा? जब हम अपने कर्तव्य पूरे करेंगे, यानी हमारी ड्यूटीज जो है उनको फुलफिल करेंगे। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था, हम सबने पढ़ा है कि सत्याग्रह करते थे। सत्य आग्रह यानी कि सेल्फ वर्किंग, ठीक है, जो ट्रुथ के पीछे भागते हैं, और ट्रुथ के पीछे यानी ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और वही अर्थशास्त्र, ये भी राजा की भी ड्यूटी बताता है, प्रजा की भी ड्यूटी बताता है। तो देख रहे हैं ना कि अगर राजा अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा तो प्रजा के लिए राइट्स हो जाएंगे, और प्रजा अगर अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएगी तो वो किंग यानी राजा के लिए उनके क्या हो जाएंगे? अधिकार हो जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या चल रहा है? इंटर रिलेशन में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पढ़े होंगे ना प्रोपोर्शनल। तो एफ डी इज प्रोपोर्शन टू एफ आर, ये कॉन्सेप्ट था। पर क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न डे टाइम देखते गए, तो मॉडर्न डे में देखा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से अब तक में कि लोग ड्यूटी कर करके थक गए थे। लोगों को सिर्फ, देखिए अगर इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, घर में अगर आपको कुछ करना होता है काम, तो उसके लिए कुछ लालच देते हैं ना घर वाले कि लो बेटा तुम ये कर लो या बेटी ये कर लो, तो तुमको हम ये ला के दे देंगे, या XYZ जो भी चीजें आप डिमांड करते हैं, ठीक है। जो डिमांड है वो बेसिकली आपका अधिकार है, क्योंकि आप वो काम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए राइट्स होना कंपलसरी है, मॉडर्न डे स्टेट कहता है। पर ये लोग का कहना था कि जब ड्यूटी आप अपने से निभाएंगे, पर ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है? जब लोग खुद से सजग हो, ठीक है। पर यहाँ पे लोगों को भी तो डेवलप करना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि मॉडर्न डे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनल में फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। और अब ये ड्यूटीज में फंडामेंटल टर्म जुड़ने का कारण भी यही है कि अगर आप राइट्स के हिसाब से इसको देखेंगे ना, तो ये फंडामेंटल राइट्स को ही फुलफिल करता है। तो जैसे मूलभूत आपके अधिकार होते हैं, वैसे ही मूलभूत कर्तव्य होता है दूसरों का। तो दोनों जब एक साथ चलेंगे तभी पूरा तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। अब जानते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी आर्टिकल 51A। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की अवधारणा जो है, इसका आइडियोलॉजी आया कहां से? तो देखिएगा टाइम पीरियड कौन सा है। देखिए ये टाइम पीरियड है इमरजेंसी का टाइम पीरियड, जो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी उसका। तो इंटरनल इमरजेंसी के समय में मैडम इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमें पता था कि सिर्फ राइट्स देना है, और स्टेट का काम होता है लोगों की भलाई करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना। पर यहाँ से हमें दिखा कि कुछ ड्यूटीज भी अपनाना जरूरी है। तो यहाँ से एक कमेटी बनी थी, सवर्ण सिंह कमेटी। इनके रिकमेंडेशन को हमने अपनाया और यहीं से फंडामेंटल ड्यूटी आया। पर इनके सारे प्रोविजंस नहीं अपनाए थे। जैसे राइट टू वोट, वोट देने को कंपलसरी ड्यूटी माना था इन्होंने, उसको नहीं अपनाया, ठीक है। फिर इन्होंने टैक्स देने को कंपलसरी ड्यूटी माना था, उसको नहीं अपनाया गया, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसको, ये जो है ना, अगर डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स नहीं जा सकता है कोई भी इंसान, यानी कि स्टेट भी नहीं जा सकता अगर आप कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, और डीपीएसपी अगर कंप्लीट नहीं होता है तो भी आप भी नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिला के डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इनके लिए कोई न्याय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें दोनों में मानी गई कि भाई बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ड्यूटी करना है तो करिए, हम बताएंगे, पर इसके साथ साथ कुछ चीजें और जोड़ी गई कि हाँ अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ चीजों के लिए पनिशमेंट
मिलेगा। अब उसको जानते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका सवानसिंह कमेटी का। आप ये देखेंगे कि ज्यादातर किन देशों में पाई जाती है ड्यूटीज को ज्यादा करवाना। ये आइडियोलॉजी आती है या तो आप कम्युनिस्ट सोसाइटी को देखें, ठीक है, या इस तरह की रेडिकल सोसाइटी को देखें। ठीक, ज्यादातर जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न यानी जो आपका पश्चिमी आइडियोलॉजी है, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है यूएसएसआर और जो कम्युनिज्म था उसको आइडियोलॉजी मानते हुए, सोशलिज्म वाला आइडियोलॉजी मानते हुए ये फंडामेंटल ड्यूटी को एडॉप्ट किया था। चलिए अब जानते हैं सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी आर्टिकल 51A के अंदर कितने, टोटल 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, 51A के अंदर ही पार्ट ABCDE से लेके K तक है, पर ओरिजिनल में टोटल 10 थे। एक को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, उसे अब हम जानते हैं। चलिए इसको समझते हैं। आर्टिकल 51A यानी आर्टिकल पार्ट 4A का आर्टिकल 51A को देखिए। 51A में टोटल, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहा हूँ ना, 86th अमेंडमेंट वाला नहीं बता रहा हूँ, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो जोड़े गए उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बोलता है कि अब आप देख रहे होंगे मैं 2 हिस्सों में लिखा हूँ, ठीक है, ACEGI और BDFHJ, ठीक है, टोटल 10 को अलग अलग कर दिया। ये ऐसा क्यों किया मैंने, इसको समझाता हूँ। देखिए आप देखेंगे जितने भी ऑड्स हैं, मतलब ACEG और I, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये नेगेटिव सेंस में है। कैसे है बताता हूँ। अगर आप नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम या कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत नहीं देंगे ना, अबाइड नहीं करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ये पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के थ्रू इसको प्रावधान में कन्वर्ट करके एक एक्ट बनाया है, बहुत सारे, जिसमें से एक एक्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट। इसके तहत जितने भी राष्ट्र के धरोहर है, जितने भी राष्ट्र की जो ऑनर है, जिनको हम इज्जत मानते हैं, जैसे हमारा फ्लैग, ठीक है, जैसे हमारा नेशनल एंथम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो इस एक्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट मिल सकता है। इसके अलावा प्रिवेंशन अगेंस्ट मिस यूज एक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिनके तहत आपको पनिशमेंट मिल सकती है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंस में है। बी को देखिए, तो ये बोलता है कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल को, नोबेल आइडियाज को बस चेरिश करना है, मतलब उनको समझना है, उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए उनको मानना है बस, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि अगर नहीं मानिएगा तो आपके खिलाफ केस होगा। तो ये हो गया सारे पॉजिटिव्स, ये हो गए सारे नेगेटिव्स। अब कैसे बताता हूँ, देखिए दूसरा सी जो है, अपहोल्ड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ, जैसे मान लेते हैं कि आप यूनिटी नहीं बना रहे, इंटीग्रिटी नहीं कर रहे, कुछ हेट स्पीच वगैरह दे रहे हैं, तो उस केस में आपके खिलाफ IPC CRPC, जो आज के टाइम में BNSS और BNS हो गया है, उसके तहत आपके खिलाफ सजा हो सकती है। तो ये भी पनिशमेंट का प्रावधान रखता है, ठीक है। UAPA है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका दूसरे अदर चीज है। फिर यहाँ देखिए, हार्मनी, ब्रदरहुड, रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन। अगर आप वुमेन के खिलाफ कुछ करते हैं, ठीक है, तो इसके तहत आपके खिलाफ क्या होगा, सजा होगा। IPC CRPC 498A है, ठीक है, सेक्शन डाउरी लॉ के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो IPC में थे, जिसके तहत आप क्या करते हैं, वुमेन्स को बताते हैं। सती प्रैक्टिस बंद कर दिया गया है, ठीक है, पर्दा प्रैक्टिस बंद किया गया है। तो ये सब डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत जगह पे आज भी आपको देखने को मिलता है कि जो इलीगल है लेकिन होता है क्या, विच हंटिंग, ठीक, चुड़ैल वुड़ैल बोल के, जादू, डायन, टोना, ये सब करके लोगों को मार देते हैं, तो नहीं एक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव सेंस में है। क्यों? क्योंकि ये आपको करने से रोक रहा है, अगर आप करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है, जल हो गया, ठीक, मतलब लेक्स, रिवर्स, दूसरे पेड़ पौधे, अगर आप पेड़ काटते हैं, या नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब के तहत आपके ऊपर सजा हो सकती है। अगर एनिमल को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज को, तो भी आपके खिलाफ सजा होगी, पनिशमेंट का प्रावधान है, ठीक है। डियर वगैरह हो गया, चीता वगैरह हो गया, इनको नहीं मार सकते हैं, ठीक। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस केस है एक, काला हिरन को मारने वाला, वो भी इसी के तहत आया, ठीक है। इसके बाद लास्ट देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करना, एब्ज्योर वायलेंस करना। ये तो सीधी सी बात है, ये तो हर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा ही हुआ है कि आप वायलेंस नहीं कर सकते हैं। वायलेंस करेंगे तो आपको
पुलिस सेक्शन अलग अलग सेक्शन के तहत बंद कर सकती है, आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकता है। ठीक है, सेफ गार्ड अगर आप प्रॉपर्टी को डिसमेंटल कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, तो भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, ये सारे नेगेटिव सेंस में है, इसको आपको करने से रोका जाता है। अगर आप करेंगे तो आपको अलग अलग एक्ट्स के तहत पनिशमेंट मिलेगा। पर यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ये बोला जा रहा है करने के लिए आपको, ताकि आपका बढ़ोतरी हो, देश का प्रगति हो। डिफेंड कंट्री, रेंडर सर्विसेज, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है। आर्टिकल 23 के टाइम में भी मैंने पढ़ाया था कि देश क्या होता है, चाहता है अगर कभी जरूरत पड़े तो आपकी सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, पर वो सर्विस भी ऐसा नहीं है कि सबको करना होगा, वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर, यानी अगर आप जाते हैं मॉन्यूमेंट्स को घूमने, ठीक है, किसी और जगह घूमने फिरने, तो वहां उनको सेफ गार्ड करिए, उनको संभाल के रखिए। ठीक है, तो ये सब काम सिर्फ स्टेट का नहीं होता है। ठीक, हम डीपीएसपी में हमने पढ़ा था कि मॉन्यूमेंट्स की सेफ गार्ड करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना स्टेट का काम है, पर स्टेट अकेले नहीं कर सकती है। यहीं पे वो ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, स्टेट आपको राइट्स नहीं दे पाएगा। तो दोनों एक साथ चलता है, यहीं पे है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे डीपीएसपी और इसमें दिया हुआ, ना कि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये आप करेंगे, कंपल्सरी है नहीं, लेकिन आपको करना है, अगर आप कर रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि स्टेट को उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी मॉन्यूमेंट्स के रख रखाव में। फिर आता है एच, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी अपने अंदर क्या लाइए, साइंटिफिक नेचर होना चाहिए आपका। मतलब आपको बेसिकली हर सवाल का वाई, हाउ, ये क्वेश्चन करने आना चाहिए। मतलब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इससे आप क्या करेंगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास होगा। ठीक है, तो आप अपने आप से ही कर सकते हैं ना। स्टेट आपको जितना भी चाहे मैं सब कुछ दे दे, लेकिन अगर आप खुद ही नहीं करना चाहेंगे तो कहां से होगा। इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली मतलब कि रूढ़िवादी सोच छोड़ के आप हर चीज में सवाल करिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों सूरज पूरब से ही उग रहा है, ठीक है, क्यों पश्चिम से नहीं उग रहा है, क्यों अर्थ जो है राउंड है। ठीक, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन सैंपल बता रहा हूं मैं कि क्यों हमें बैक्टीरिया, वायरस, ये लोग मतलब अलग अलग बीमारियां देते हैं, तो क्यों, ठीक है, वाई, और कैसे, हाउ, ये क्वेश्चन साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाता है आपका। ठीक है, और लास्ट में स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जब आप ये करिएगा तो अपने आप ही आप अपने आप को उन्नत बनाते जाइएगा, आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, आपने वो लाइन सुनी होगी, अगर आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट, ठीक है, तो 3 इडियट में एक लाइन है कि क्या है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो। ठीक है, सक्सेस तो झक मार के साथ आ ही जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ाइए। जब आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक नॉलेज आपको गेन होगा, विजडम गेन होगा। ठीक है, नॉलेज गेन और विजडम गेन में अंतर होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बुद्ध भगवान को नॉलेज नहीं था, विजडम था। बुद्ध भगवान जो मतलब बुद्ध बने यानी वो एनलाइटेंड हो गए, तो वैसे ही आपको एनलाइटमेंट की तरफ जाना है, हर चीज से बेहतर बनाने की कोशिश। अगर आप बेहतर होंगे तो देश बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे। 86th कॉन्स्टिट्यूशन में के पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, के पार्ट था कि देखिए स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स में आपके बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 6 साल से 14 साल के बच्चों को। लेकिन अगर घर वाले ही नहीं भेजे बच्चों को पढ़ने के लिए तो सरकार कितने भी स्कूल खोल ले, ठीक है, कितना भी स्कीम्स चालू कर दे, मिड डे मील स्कीम हो गया या डेवलपमेंट स्कीम हो गया, पोषण स्कीम हो गया, उससे क्या फायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी ड्यूटी यानी हर एक सिटीजन अपने वार्ड को बच्चों को पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक देश क्या होगा? असाक्षर रहेगा, इलिटरेट रहेगा। लिटरेसी की शुरुआत घर से होती है। आपने सुना ही होगा कि माँ हमारी पहली शिक्षक होती है। ठीक है, फर्स्ट टीचर कौन होता है? मदर होती है। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि ये कहानी है कि घर से स्टार्ट होता है शिक्षा। तो घर वाले जब तक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तब तक सरकार कितना भी स्कीम्स चालू कर दे उसका फायदा नहीं मिलने वाला। तो क्या था? 6 से 14 ईयर्स, ठीक है, हर फैमिली को, हर एक लोगों को, सिटीजन को अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको डेवलपमेंट के लिए मौका देना। बेसिक मतलब था ये था 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इस तरह से हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। जहां अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उन डाउट्स को एक जगह इकट्ठा करके अगले लेक्चर्स में सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने जानकारों के साथ, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि हम जल्द ही 1 मार्च से 75 डे का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स साल भर के वो कवर होंगे विथ बेसिक थ्योरीज जो उनसे रिलेटेड है, ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका नॉमिनल फीस होगा, आप आके हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोर्स चालू हो रहा है 1 मार्च से, और ये स्टार्ट इसके लिए पहले 1 हफ्ता आपके लिए फ्री होगा। ठीक है, आप आइए, डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए। इसके नॉमिनल फीस है, जो भी आप आएंगे उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे फोन कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो फिजिकली भी खुद हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके, जो कि एड्रेस आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, वहां आके पूछ सकते हैं कि इस कोर्स को हम कैसे अवेल करें, या और भी डाउट्स हो। अगर आपको मेंटरशिप लेना हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, फ्री मेंटरशिप भी रहेगा इसके साथ ही आपको। तो आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी जर्नी को एक स्ट्रीमलाइन पाथ दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकें। तो क्रैक आप करेंगे, हेल्प हम करेंगे। चलिए, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, बेसिक चीजें उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।